बेटा समर, आज ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करना। आज तेरी और बहू की शादी की सालगिरह है ना। अरे माँ, सालगिरह हमारी है, उसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हो? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरी शादी की सालगिरह पर तो मेरा खुश होना तो बनता ही है। शाम को तुझे इसलिए जल्दी आने के लिए कह रही हूँ ताकि हम लोग मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। अरे मम्मी, इतने साल हो गए मेरी शादी को। हर बार सिर्फ आपका यही प्लान होता है, मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लो। आजकल नया जमाना है, लोग अपनी एनिवर्सरी पर डिनर करने जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। और हम आपके साथ हर साल एनिवर्सरी पर सिर्फ मंदिर जाते हैं। आज ना मेरा मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं ईशा के साथ आज रात को डिनर पर जा रहा हूँ। प्लीज माँ, आज एनिवर्सरी है और हमारी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। इस बार तो अकेला ही जाऊंगा मैं। बेटे की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी आंखों में आंसू छुपाए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर आजकल के बच्चों को जरा भी लिहाज नहीं कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना है। अगर मैं हर बार इन्हें एनिवर्सरी पर मंदिर लेकर जाती हूँ तो इनके भले के लिए ही लेकर जाती हूँ। मैंने तो हमेशा इनके बारे में अच्छा ही सोचा है। कुछ देर बाद पूजा ने खुद को सामान्य किया और बहू के पास जा पहुंची। ईशा बहू, आज तेरी एनिवर्सरी है ना, इसलिए आज तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। पूरे मार्केट में बस यही साड़ी थी जो मुझे एक नजर में भा गई थी। समर कहकर गया है शाम को तुझे डिनर पर ले जाएगा। ऐसा करना बेटा, यही साड़ी पहनकर जाना। मम्मी जी, अगर आपको साड़ी इतनी पसंद आई थी तो आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए थी। अपनी एनिवर्सरी पर मैं बाहर क्या पहनकर जाऊंगी, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। आप बाजार जाकर ना अपने लिए कपड़े खरीदा करो। हर महीने 2 महीने में आप साड़ियां उठाकर ले आती हो और फिर उसके बाद मुझे उन्हें पहनना पड़ता है। अरे बेटा, तू तो जानती है बाजार जाकर मुझे अपने लिए तो कुछ सोचता ही नहीं। बस यही दिल चाहता है कि अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करूं। और बेटा, मैं करूंगी भी क्या इन महंगे कपड़ों का। मुझे कहाँ जाना रहता है। अरे मम्मी जी, अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको हमारे लिए शॉपिंग करनी पड़े। हमें जो चाहिए होगा हम बाजार जाकर खरीद लेंगे। आप बाजार जाती हैं ना तो अपनी जरूरत की चीजें लाया कीजिए। पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है। सुबह से मुझे बातें सुना रहे हैं। आज सुबह समर गुस्सा करके गया और अब ये बहू बिगड़ रही है। 2 दिन बाद, अरे माँ जी, अब तक आप घर पर ही हैं? आपको तो आज किटी के लिए जाना था ना। अरे नहीं बहू, तुझे पता ही है ना कि मुझे ये किटी विटी पसंद नहीं है। समय की बर्बादी है बस। मुझे तो बस अपने बच्चों के साथ घर पर रहना अच्छा लगता है। और वैसे भी तू अभी ऑफिस से आई है। मैं भी चली जाती तो खाना कौन बनाता। तो छोड़ ना ये सब, चला जा। हाथ मुंह धोकर आ जा, मैंने चाय रखी हुई है। ओफो माँ जी, क्या जरूरत थी आपको खाना बनाने की? मतलब खाना बनाने के लिए आप अपनी दोस्तों के साथ किटी पर नहीं गई? माँ जी, किसने कहा आपको रोज रोज घर पर बैठकर खाना बनाने को? और हमारा तो प्लान बन चुका था कि हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। अब आपकी ये रूखी सूखी दाल रोटी मुझे नहीं खानी। एक दिन भी अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते हम इस घर में। मैंने इतने प्यार से इनके लिए खाना बनाया। इनके लिए खाना बनाने के चक्कर में अपनी दोस्तों से मिलने के लिए नहीं गई। और ये इतनी अकड़ दिखा रही है। लगता है जैसे मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। देख बहू, अगर तुझे बाहर से खाना मंगवाना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तू ऐसे जिता रही है जैसे मेरे हाथ का खाना खाने में तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मत बनाया कीजिए ना। किसने कहा आपको मेरे आने से पहले सब कुछ बना के रखा करो। पूजा के पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। समर पूजा का इकलौता बेटा था। अपने पति की मृत्यु के बाद पूजा ने अपना पूरा समय समर पर ही लगा दिया था। कुछ समय बाद समर की पढ़ाई खत्म हुई और वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। शादी की उम्र होने पर समर की शादी ईशा के साथ हुई। ईशा पूजा के घर दुल्हन बनकर आ पहुंची। जैसा कि हर परिवार में होता है, बहू के आने के बाद घर की एकता में फूट पड़ जाती है। लेकिन पूजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूजा अपनी बहू ईशा को उतना ही प्रेम देती जितना वो अपने बेटे समर को दिया करती। उसने कभी भी ईशा को अपनी बेटी से कम नहीं समझा। ईशा और समर के ऑफिस जाने के बाद पूजा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। सुबह उठकर दोनों को नाश्ता और खाना तैयार करके देती। उनके जाने के बाद घर के सारे काम खुशी खुशी निपटाती और शाम को भी बहू बेटे के आने से पहले चाय नाश्ता खाना सब तैयार करके रखती। हर पल उसके मुंह पर सिर्फ बेटा और बहू का ही नाम रहता था। खुद के लिए जीना तो जैसे पूजा ने सीखा ही नहीं था। अपने जीवन का हर पल वो जैसे अपने परिवार के नाम कर चुकी थी। अरे मम्मी जी, आप मेरे आने से पहले क्यों खाना बनाकर रख देती हैं? मैं आकर बनाऊंगी ना। और अब आपकी उम्र थोड़ी ना रही है कि आप इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले संभालो।
कम से कम एक मेड तो रख लीजिए। अरे बेटा, अगर तेरी जगह मेरी बेटी ऑफिस जा रही होती, तो उसके घर पहुंचने पर मैं खाना बनाकर नहीं रखती। बेटा, तुझे ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि तू अपने ससुराल में है। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है और तू ही मेरी बहू। ऑफिस में भी तू 8-8 घंटे काम करके आती है। अरे घर आकर तो आराम से बैठकर मेरे साथ बातें किया कर। धीरे धीरे समय बीता और बहू ईशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूजा का जीवन अब ईशा और समर के अलावा अपनी पोती के इर्द गिर्द घूमने लगा था। माँ जी, समीक्षा बहुत छोटी है। अगर मैं इसे छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी तो फिर पीछे से कौन संभालेगा? मुझे नहीं लगता मैं इसे छोड़कर वापस ऑफिस जा पाऊंगी। हर समय मुझे बस इसकी चिंता लगी रहेगी। अरे ईशा, तुम क्यों चिंता करती हो? ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे होने के बाद लड़कियां नौकरी छोड़ देती हैं। अरे हम बच्चे की केयर करने के लिए कोई बेबी सिटर रख लेंगे। अरे बेटा, क्यों चिंता करती है? तेरी माँ है ना घर में। तू निश्चिंत होकर ऑफिस जा। समीक्षा को संभालने के लिए घर पर मैं हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। देख चंपा, आज से तुझे समय से आना है। घर की साफ सफाई, बर्तन, किचन, सब कुछ तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, कुक को भी कह देना घर में खाना तीनों टाइम फ्रेश और कम मसाले वाला बनाना है। अरे बहू, क्या जरूरत है दो दो काम वाली रखने की? पता है ना, काम वाली होती है। चाहे इन्हें कितना भी पैसा दे दो, अपनी मनपसंद का काम नहीं करा पाओगे इनसे। और वैसे भी मैं घर में खाली तो रहती हूँ। अब घर का सारा काम करने के लिए तो नौकरानी रख लेगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? अरे माँ जी, अब घर में खाली रहती है तो अपने खालीपन का कुछ इलाज करिए ना। अपनी सहेलियों से मिलिए, भजन कीर्तन करिए, सत्संग में जाइए। इतना ही नहीं, जिम करना शुरू कर दीजिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप खाली हैं तो घर में बैठकर झाड़ू पोछा करेंगी। और देखिए माँ जी, मेरा घर है, मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। बहुत हो गया। बहुत संभाल लिया आपने, अब मेरी बारी है। तो आप घर से रिटायरमेंट ले लीजिए बस। बहू ईशा ने घर के काम करने के लिए 2 नौकरानियां रख ली। इतना ही नहीं, बच्चे की देखभाल के लिए भी घर पे आया आने लगी थी। समर और ईशा तो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हैं और आकर अपने अपने कमरे में बैठ जाते हैं। लगता है मैं उन्हें घर में दिखाई देना ही बंद हो गई हूँ। ना कोई मुझसे ढंग से बात करता है, ना हाल चाल पूछता है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ समय नहीं बिताया, आज उन्हीं बच्चों के लिए मेरा उनके साथ हंसना, बोलना, उनके लिए चिंता करना दखल अंदाजी लगने लगा है। घर की शांति बर्बाद ना हो इसलिए पूजा अपने बेटे और बहू से उनके बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहती और अब वो खुद को बिजी रखने के तरीकों के बारे में सोचने लगती है। सबसे पहले उसने पार्क जाकर अपनी हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती बनाने का सोचा, इसलिए अब वो करीब के पार्क में जाकर बैठने लगी थी। अरे भाई, आज तुम यहाँ पार्क में कैसे नजर आ गई? क्या बात है, आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, बहू ने घर के कामों के लिए फुल टाइम मेड लगा ली है। अब घर में तो कुछ काम रहता नहीं, कितनी देर बंदा टीवी में दिमाग खपाए। तो मैंने सोचा चलो पार्क या मंदिर ही हो आती हूँ। अरे बहन जी, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, हमने तो अपनी सारी जिंदगी घर गृहस्थी चलाने और बच्चों को काबिल बनाने में लगा दी। अब जब बच्चे काबिल बन गए हैं, अपनी घर गृहस्थी संभालने लायक हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ दिन हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लें। हम्म? और सही बताऊं तो जो मजा इस उम्र में है ना, वो तो कभी जवानी में भी नहीं था। अब आप ही सोचिए, इस उम्र में हमें ना तो बच्चों को टिफिन बना कर देने की चिंता, ना पति के ऑफिस से आकर उनके नखरे झेलने की। अरे आजाद पंछी हैं हम लोग, जब मन किया मंदिर में भजन कर लेंगे, जब मन किया चल दिए चोला उठाकर सहेलियों से मिलने। अरे अपनी मस्ती में जी रहे हैं हम तो। असली मजा तो इस रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी में ही है। क्यों, क्या कहती हैं आप? हाँ जी हाँ जी, ठीक कहा आपने। वैसे मैं भी अब तक घर गृहस्थी चला रही थी, लेकिन अब लगता है आपकी बात भी गलत नहीं है। जीवन भर बच्चों के मुंह में बंद कर कभी हमने अपना काम किया ही नहीं। ना किसी से दोस्ती की, ना कभी घूमे फिरे। बस काम करते करते ही इतनी उम्र बिता दी। कभी ख्याल ही नहीं आया कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम बुजुर्ग अपने बच्चों, नाती पोतों से कितना ही प्यार कर लें, लेकिन एक समय के बाद ना हमारा प्रेम भी उनके लिए बेड़ी बन जाता है। आज के समय में बच्चे आज़ाद होकर जीना चाहते हैं, हमारा प्रेम उन्हें बंधन की तरह लगता है। अगर परिवार की सुख शांति चाहिए ना, तो इन बेड़ियों को खोल देने में ही बेहतरी है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ बहन जी। आपसे मैं भी ना आप लोगों के साथ समय बिताऊंगी। आपसे बातें करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा है।
अरे पूजा जी, हम आपको हमेशा से ही भजन, कीर्तन, किटी पार्टी इन सब के लिए बुलावा भेजते हैं। लेकिन आप कभी हमारे साथ मिलती-जुलती नहीं। हमें तो यही हमें तो यही लगता था कि शायद आप हमारे साथ उठना-बैठना पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं-नहीं बहन जी, अरे नहीं-नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना बस कुछ बातें समय के साथ ही समझ में आती हैं। ये समझिए कि मेरी समझ थोड़ी सुस्त है, बातों को समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती हूँ। लेकिन अब समझ गई हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का जो भी प्रोग्राम हो ना, मुझे भी ज़रूर शामिल करिएगा उसमें। शुरू-शुरू में तो घर से बाहर निकलकर सबसे मिलने-जुलने में पूजा को काफ़ी समस्या पेश आई। लेकिन धीरे-धीरे वो लोगों से मिलने में सहज हो गई। देखते ही देखते पूजा का जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल गया था। पहले घर में पुराने गले कपड़े पहनकर दिन भर बच्चों के पीछे घूमने वाली पूजा, अब खुद को हमेशा मेंटेन करके रखने वाली, दोस्तों के साथ घंटों बातें करने वाली, सहेलियों के साथ टूर पर जाने वाली पूजा बन गई थी। किटी पार्टी हो या भजन संध्या, दोस्तों के साथ समय बिताने का कोई भी मौका वो मिस नहीं करती थी। उसे समझ में आ गया था कि घर परिवार के अलावा भी एक दुनिया है जिसमें उसने कभी कदम ही नहीं रखा था। देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बताइए कैसी है। साड़ी तो बहुत ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, तू लाई है तो रख दे इसे। इस महीने की किटी में ना मैं यही साड़ी पहनकर जाऊंगी। आपका ये रूप देखकर ना मम्मी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है, पहले मैं जब भी आपके लिए कोई कपड़ा लेकर आती तो आप क्या जवाब देती? अरे बेटा मुझे कहाँ जाना है अरे बेटा मुझे कहाँ जाना है नए कपड़े पहनकर। मेरे लिए ये सब डिजाइनर कपड़े मत लाया कर। बिना बात पैसे बर्बाद करती है। इतने पैसे में तो अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लो। मैंने हमेशा आपको घर परिवार के मैंने हमेशा आपको घर परिवार के लिए मैंने हमेशा आपको घर परिवार के लिए सोचते हुए बच्चों के आगे पीछे भागते हुए ही देखा है। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए जियो। इसलिए मम्मी हमने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया ना वो इसलिए किया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोगों के अलावा भी आपकी कोई पर्सनल लाइफ है। आपकी अपनी एक जिंदगी है जिसे आपकी अपनी जिंदगी है जिसे जी आपकी अपनी जिंदगी है जिसे जीना आपकी अपनी जिंदगी है जिसे जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब तुम दोनों जो मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहे थे वो सब तुम दोनों की सोची समझी साजिश थी? तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मैंने इतने दिनों में कैसा महसूस किया? एक दिन की बात है माँ, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, नीचे मुझे मंजन आंटी मिली। अरे बेटा अम, अरे बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं तो आंटी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बस तुम्हारी मम्मी ना एकदम घर से बाहर नहीं निकलती, ना किसी से मिलती जुलती है न कहीं आती जाती है। इतना ही नहीं, कल किटी पार्टी थी, हमने इनविटेशन भेजा तो वो वहां भी नहीं आई। तो मुझे लगा कुछ ऐसा तो नहीं कि तबीयत खराब ले तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि तबीयत कुछ खराब रहने लग गई हो, इसीलिए इसीलिए सबसे मिलना जुलना छोड़ रखा हो। अरे नहीं नहीं आंटी, उनके पास कुछ काम होगा इसलिए नहीं आ पाई होंगी। इसलिए मैंने और ईशा ने प्लान बनाया कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बच्चों के पीछे दौड़ते रहना जरूरी नहीं, अपने बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी होता है। तभी तो आपको ख्याल आया कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है जिसे आप हमारे बिना भी जी सकती हैं। आप खुद ही देख लीजिए माँ, आपके अंदर कितना बदलाव आया है। आप पहले से ज्यादा खुश नजर आती है माँ। बेटे की बात सुनकर पूजा ने दोनों को बेटे की बात सुनकर पूजा ने बेटे बहू को अपने गले से लगा लिया। आज पूजा के बेटे आज पूजा के बेटे बहू ने उसे आज पूजा के बेटे बहू ने उसे जीवन का नया पाठ पढ़ा दिया था। अरे तुम लोग पूछ रही हो ना मैंने बहू के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है, तो ये लो मेरा गिफ्ट किचन ही है। मैं बहू को अपना किचन गिफ्ट कर रही हूँ। देख बहू, एक औरत के लिए उसकी रसोई क्या होती है ये औरत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रसोई, और आज से बल्कि अभी से मैं अपनी रसोई तुझे गिफ्ट करती हूँ। अब तू इस रसोई में जो मन करे जब मन करे जैसे मन करे वो पका और खा। मेरा इस रसोई में आज के बाद किसी भी तरह का कोई दखल नहीं रहेगा। अब तुझे पता है ना, शादीशुदा बहू के जीवन में आधा कलेश इसी बात का होता है कि सास रसोई में बात बात पर आकर अपनी टांग अड़ाती है। इसीलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बहू की रसोई में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगी। तुझे पूरी आजादी है।
कि तू अपनी रसोई को अपने तरीके से चला सके। बोल, हो गई ना मेरी सोच से इम्प्रेस? सबसे अनेक गिफ्ट है नहीं मेरा। माँ जी, आपकी सोच तो वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी नई बहू को गिफ्ट में रसोई मिल सकती है, लेकिन इस किचन को गिफ्ट करने के पीछे जो आपकी सोच है ना, उसको मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। सुगंधा की मुंह दिखाई और गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब समय आ गया था सुगंधा की पहली रसोई की रस्म पूरी की जाए। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए ना, आज मैं खाने में सबके लिए क्या बनाऊं? देख बेटा, मैंने तुझसे कहा ना, रसोई आज से तेरी है। अब जब मैंने तुझे रसोई गिफ्ट में दे दी है तो मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई, जो तुझे पसंद हो और जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वो बना ले। ठीक है। सुगंधा रसोई में जाती है और पूरे मन से सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। खाने की खुशबू से पूरा घर महकने लगा था। क्या बनाया है भाई आज खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बाबूजी, मैं ऐसे नहीं बताने वाली, आपको खुद ही खाकर बताना होगा कि सिर्फ खुशबू अच्छी आ रही है या खाने में भी अच्छा है। अरे भाई, तुमने इतने प्यार से बनाया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो भाई, अब ज्यादा देर मत करो, हमसे तो भैया भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। फटाफट से खाना लगाओ। बाबूजी सही कह रहे हैं सुगंधा, पहले ही 2 बज गए हैं, अब जल्दी से लंच लगाओ। एक बात बताओ, खाने में सब तैयार है ना? हाँ बाबा, सब तैयार है, बैठिए ना, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। जैसे ही सुगंधा बर्तन खोलती है, कड़ी की खुशबू से पूरा डाइनिंग टेबल महकने लगता है। ओह, तो ये बात है, मैं गैस कर सकता हूँ, कढ़ी चावल बनाया ना तुमने? बिल्कुल सही कहा, पसंद तो है ना आप लोगों को? अरे बहू, ये क्या है भाई, कड़ी के अंदर चावल गिर गए हैं क्या? नहीं नहीं माँ जी, गिरेंगे क्यों? मैंने कड़ी में चावल डालकर पकाए हैं। क्या कहा तूने? कड़ी में चावल डालकर पका दिए? ऐसे कौन कड़ी चावल बनाता है बहू? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप खुद सोच कर देखिए ना माँ जी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कड़ी में चावल डालकर पकाया तो, बल्कि देखा जाए तो इस तरह से काम जल्दी हो जाता है। और आपको पता है, जब चावल कड़ी में डालकर पकाए जाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। आप लोग कड़ी चावल खाइए, तब तक मैं अंदर से मटर पनीर लेकर आती हूँ। मम्मी, मुझे लगता है भाभी को ना कड़ी चावल बनाना आता ही नहीं। अगर भाभी को कड़ी बनानी नहीं आती तो आपसे पूछ लेना चाहिए था। ये खाने का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? इतने में रचना मटर पनीर का बर्तन लाकर टेबल पर रखती है। ये क्या है सुगंधा, मटर पनीर में भी चावल डालकर बनाया क्या तुमने? हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तरी वाले चावल कभी खाए नहीं क्या आप लोगों ने? खाने की क्या बात करिए बेटा, मैंने तो तरी वाले चावल का नाम ही पहली बार सुना है। ये कौन से तरीके का खाना बनाना सीख कर आई है तू? शादी से पहले जब मैंने तेरी माँ से पूछा था कि आपकी बेटी खाना तो बना लेती है ना, तब तेरी माँ कह रही थी कि मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है। हाँ तो माँ जी, मेरी मम्मी ने कौन सा आपसे झूठ बोला था? मुझे वाकई सब कुछ बनाना आता है। आप बताइए क्या खाएंगी, मैं सब कुछ बनाकर खिलाती हूँ आपको। ऐसा खाना बनाते हैं तुम्हारे घर में? इसे खाना बनाना कहते हैं तुम्हारे यहाँ? अरे भगवान ही बचाए तेरे ऐसे खाने से तो। अरे यार, मटर पनीर बनाया था तो उसके साथ कोई पूरी पराठा ही बना लेती। मटर पनीर के साथ एक तो तुमने चावल बना लिए, वो भी उसी की ग्रेवी में डालकर पका भी दिए। मतलब आदमी चाहकर भी मटर पनीर के साथ कुछ और खा ही नहीं सकता, झक मारकर उसको यही चावल खाने पड़ेंगे। अब ये तो गलत बात है ना माँ जी, आपने मुझे किचन गिफ्ट में दिया है। आप ही ने कहा था कि मैं खाना अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बना सकती हूँ और जैसे मन करे वैसे खिला सकती हूँ। फिर आपको मेरे हाथ का खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा? ये सही है क्या? मुंह दिखाई के समय आपने बड़ी बड़ी बातें की और अब आप पहले ही दिन मेरे बनाए हुए खाने में कमियां निकाल रही हैं। बेटा, कमी निकालने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा खाना तो मत बना के गले से ही ना उतरे। तू देख रही है, घर में सबकी शक्ल पे 12 बज गया खाना खाते। बेचारे कब से भूख से दिल मिला रहे थे, सोच रहे थे कि आज से भाभी के हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, और भाभी ने तो इतना स्पेशल बना दिया कि वो खाना गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। इतना भी कोई बुरा नहीं है माँ जी, हम लोग बचपन से यही खाना खाकर बड़े हुए हैं, हमारे गले से तो नीचे उतर जाता है। और भाई, तरी वाले चावल की तो बात ही कुछ और होती है। यही खाना अगर मैंने अपने मायके में बनाया होता ना तो सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे होते। सही बात है, किसी ने ठीक ही कहा है, ससुराल में आके चाहे जो भी कर लो, लेकिन ससुराल से कभी बहू को तारीफ नहीं मिलती। सब लोग हमेशा कमियां ही निकालते। अरे भाभी, हम कौन सा आपके खाने में कमियां निकालने के लिए यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं। हमने तो बड़े अरमान सजाए थे कि आज आपके हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। खैर जाने तो, मेरा तो पेट भर गया मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक कह रही है रचना, मेरा भी खाना देखकर पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। खाने की शक्ल देखकर सबकी भूख मर गई थी। एक एक करके बहाना बनाते हुए सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ गए थे। अरे बड़े अजीब लोग हैं, इतने प्यार से मैंने सबके लिए खाना बनाया और किसी को कदर ही नहीं है। देखो तो सब लोग कैसे मुंह पर ही बेइज्जती करके चले गए। अरे करने तो मुझे क्या भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी।
अरे भाभी, 1 महीना हो गया गौरव की शादी को। हमने तो सोचा अपने पहली रसोई की रस्म भी कर ली होगी। क्यों ना हम लोग आकर बहू के हाथ का खाना चख लें। इसी बहाने मुंह दिखाई भी कर लेंगे। अरे क्यों नहीं जीजी, आप ही का घर है, जब मन करे तब आ जाइए। सुगंधा बेटा, कल तुम्हारी बुआ जी आ रही है खाने पर, और देखो बेटा नाक मत कटवा देना। उनके लिए ना कुछ ढंग का बना लेना। रुकी माँ जी, देखिए ये सरासर गलत बात है। आपने वादा किया था कि मेरी रसोई में टांग नहीं अड़ाएंगी। मैं किसके लिए क्या बनाऊंगी, कब बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, ये सब तो आपने मुझ पर छोड़ दिया था ना। फिर आप अपने वचन से क्यों फिर रही हैं? देखिए बुआ जी के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत करिए, विश्वास रखिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अरे इसी बात का तो डर है, तो सब मैनेज कर लेगी। अपने तरीके से तूने मैनेज कर लिया ना तो नाक कट जाएगी मेरी। खैर मैंने भी तो बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी रसोई की चाबियां सौंपी थी से। इतना ही नहीं, मैंने तो रिबन भी कटवा लिया था। मुझे क्या पता था कि मेरा ये तोहफा मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। अब ये बहू तो मुझे रसोई में 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने देती। अगले दिन बुआ जी खाने पर घर आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद, दीदी हम तो पहले ही बता रहे हैं, बहू ने अकेले ही सब तैयारी कर ली है। अब खाना अच्छा बना है या बुरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी बहू की है। इसलिए प्लीज दीदी आप हमें बुराई मत देना। अरे भाभी, अभी तो खाना चखा भी नहीं, आप तो पहले ही घबरा गई। क्या बात है, बहू ढंग का खाना नहीं बना पाती है क्या? खुद ही खाकर पता लगा लीजिए जीजी। अब मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। देखिए बुआ जी, मुझे पता है आप ज्यादा भारी भोजन कर नहीं पाती, इसीलिए मैंने आपके लिए हल्का भोजन बनाया है। आपके लिए आपकी पसंद की तौरी और लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने, जो मेरे लिए ज्यादा तला भुना खाना नहीं बनाया। वैसे भी इस उम्र में मुझे पूरी कचौरी छोले हजम नहीं होते। बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए हल्का खाना बनाया। चलो फटाफट से परोस दे। ये क्या है बहू, तुरई वाले चावल? तुरई वाले चावल नहीं है, तरी वाले चावल है। देखिए, तुरई की सब्जी में जब चावल डालकर पकता है ना, आ हा, क्या स्वाद आता है। आप खाकर बताइए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बहू, ये क्या बेतुका सा खाना बना दिया तूने। भाई तुरई लौकी की सब्जी से हम तो गर्मा गर्म फुल के खाते हैं। चलो तूने चावल बना भी दिए थे तो हम किसी तरह चावल खा भी लेते, लेकिन ये सब्जी के अंदर चावल डालकर कौन पकाता है? हमारी तरफ मत देखो दीदी, हमने तो पहले ही बता दिया था कि खाना अच्छा बने या बुरा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भाई हमने तो शादी के पहले ही दिन ना ये रसोई बहू को गिफ्ट कर दी थी, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आज। अब ये जो उल्टा सीधा पका रही है ना, हम सबको वही खाना पड़ रहा है। अरे भाभी, पहले ही बता दिया होता कि आपकी बहू खाने के नाम पर ऐसे टॉर्चर करती है तो मैं आती ही नहीं आपके घर खाने। अरे जी आप हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। आप तो एक ही दिन खाना खाएंगे और अपने घर लौट जाएंगे। हमें पूछिए, दिन के 3 टाइम यही तरी वाले चावल खाने पड़ रहे हैं। अरे महारानी कोई भी सब्जी बनाती है तो उसमें चावल डालकर पका देती है। यही बेस्वाद खाना खा रहे हैं हम 1 महीने से। अरे भाभी, अगर अच्छा खाना बना नहीं सकती तो इसको खाना बनाना सिखा दीजिए। अरे मैं तो सिखा दूं, लेकिन ये सीखने को तैयार कहाँ है। इसका तो कहना है कि मैं जो बनाऊं जैसे बनाऊं सबको वही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रसोई उसकी है तो हमें उसके बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब आप ही बताओ, अगर मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ? मैं बताती हूँ भाभी, आप क्या करो। आप ऐसा करो, इसकी माँ को फोन लगाओ। अब इसकी माँ ही इस बात का निपटारा करेगी। हमारी बात तो समझ में नहीं आ रही इसे, अपने माँ बाप की बात तो समझ में आएगी ना। हाँ जी, ये बात आपने सही करी। अभी इसकी माँ को फोन लगाती हूँ। देखिए बहन जी, वैसे तो बहुत गुणी है आपकी सुगंधा। जब से इस घर में आई है ना, बिल्कुल इस घर में रच बस गई है। लेकिन खाने के मामले में थोड़ा हाथ तंग है उसका। अरे ये क्या सिखा दिया आपने उसको, तरी वाले चावल रोज वही बनाकर रख देती है। कोई भी सब्जी बनाने को कहो, उसी सब्जी में चावल डालकर पका देती है और कहेगी ये तो तरी वाले चावल हैं। बहन जी, रोटी सब्जी खाने का कोई रिवाज नहीं है क्या आपके घर में? बहन जी, तरी वाले चावल खाने में क्या समस्या है? भाई हम तो सालों से वही खा रहे हैं। इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनता है, दिक्कत ही क्या है? और दुनिया में कौन है जो दाल चावल, छोले चावल, पनीर चावल नहीं खाता? बस हमारा पकाने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। और अपने अपने स्वाद की बात होती है, हमें तो ये तरी वाले चावल में ही स्वाद आता है। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। समदन की बात सुनकर सुगंधा की सास फोन रख देती है। देख लिया जीजी आपने, इसकी माँ को कोई खराबी नहीं लगती तरी वाले चावल में, बल्कि वो तो अपनी बेटी के हाथ के खाने की मुंह भर भर के तारीफ कर रही थी। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो बुला लो इसकी माँ को खाने पर। इनको तो मैं सुधारती हूँ। बहू, आज तेरी माँ खाने पर आ रही है ना, तो आज तेरी रसोई से छुट्टी। आज हम दोनों ननंद भाभी मिलकर अपनी समधन के लिए खाना बनाएंगे। ठीक है बुआ जी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बना लीजिए।
कुछ देर बाद सुगंधा की माँ सुगंधा के यहाँ खाने के लिए पहुँच जाती है। देखिए समदन जी, हमें पता चला कि आपको आलू के पराठे और कचौरी बहुत पसंद है, तो बस हम दोनों ने आपकी पसंद के आलू के पराठे और कचौरी अपने हाथों से बनाए हैं। अब आप खाकर बताइए कि कैसे लगे आपको। अरे बहन जी, आपने तो कहा था कि आलू के पराठे बनाए हुए हैं, लेकिन आपने तो पराठों के अंदर चावल भरे हुए हैं। ये कौन से तरह के पराठे हैं? हमने तो आज तक चावल वाले पराठे नहीं खाए। अरे बहन जी, टेस्ट करके देखिए, ये तो हमारे यहाँ फेमस डिश है, चावल वाले पराठे। आपने आज तक ट्राई नहीं करा क्या? नहीं नहीं बहन जी, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। पराठों में भी चावल डलते हैं? अरे बहन जी, हम समझ रहे हैं आपकी दुविधा। जैसे तरी वाले चावल भी हो सकते हैं, वैसे ही चावल वाले पराठे भी हो सकते हैं, है ना? क्योंकि सबका अपना अपना खाने का तरीका है। अभी तो आपके लिए कचौड़ियाँ भी बना कर रखी हैं, आप पेट भर कर खाइए जी। सही बताऊँ तो ये आपकी चावल वाली पूरी और कचौरी मेरे गले से नहीं उतर रही। मुझे समझ में आ गया है कि आपके लिए सुगंधा के हाथ के तरी वाले चावल खाने कितने मुश्किल होते होंगे। मैं सुगंधा को समझा दूंगी कि वो अपने मायके की रीति यहाँ ना चलाए, बल्कि आप लोगों के लिए वैसा ही खाना बनाए जैसा आप लोगों को पसंद है। बुआ जी की तरकीब काम कर गई थी और अब अपनी माँ की बात मानकर सुगंधा अपने ससुराल वालों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगी थी।